हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे ये जो लास्ट पेपर हमारा बचा हुआ है 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या एरर हैं। बाकी इससे पहले मैं 4 पेपर आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ और उनकी जो एरर्स है वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो उनको भी। अब यहाँ पर क्या क्या करेक्शन है वो हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज 1 बाय 1। तो सेक्शन नंबर 1 में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होगा, सारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं। फिर जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें ये 3 क्वेश्चन में एरर है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग तो जो रिमेनिंग 17 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, सही हैं। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में लगता है डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन से 3 क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस आर। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर 1। और नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x से भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। ये जो फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर रॉन्ग फॉर्म है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा के बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन नहीं है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन दे रखा था बाउंडेड एंड नॉन पीरियोडिक, तो हम फाइंड ही कैसे करेंगे जब तक इक्वल टू 0 नहीं देंगे इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कंटिन्यूटी पे बेस्ड था कि 2 वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। और डेफिनेशन में एक पार्ट तो आपको दे दिया एंड सेकेंड पार्ट आपको ऑप्शन में पूछा गया था कि अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है देन इसके आगे होता है व्हेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। ये जो यहाँ पर नेबरहुड बनता है a कॉमा b का, इस नेबरहुड के अंदर ये जो होता है इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब वो जो चीज़ थी यहाँ ऑप्शन में मिसिंग है, ये दोनों साथ में होने चाहिए, बट यहाँ पे नो सच फंक्शन एग्जिस्ट और आंसर दे रखा था b कि y माइनस बी लेस देन डेल्टा बोथ फॉलो। अब ये जो बोथ फॉलो है ये यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन नहीं है कंटिन्यूटी की, इनको ये दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा ऑप्शन सही है। अगर बी ऑप्शन में दोनों साथ में भी लिखे होते तो भी हमारा ऑप्शन क्या होता, सही होता। तो आप इसमें ऑब्जेक्शन उठा के बोल सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन एंड दिस इज नॉट गिवन इन बी ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत है। फिर एक और क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा इनकम्प्लीट गिवन है, बाकी तो पूरा सब कुछ सही है, आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, बट क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है वो ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फंक्शन दिस। अब ये फंक्शन तो मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा, बाकी तो लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 3xy, फिर लिखा था व्हेन x कॉमा वाई इज़ नॉट इक्वल टू 2,3। तो ये सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जबकि फंक्शन इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो वो सब कुछ तो यहाँ पर गायब ही है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो कोई भी शो नहीं की है अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे बोल देंगे इनकम्प्लीट है कि यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिफरेंशिएबल है, क्या किसके लिए हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्जेक्शन उठा के बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो सेक्शन नंबर 2 में तो केवल 3 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन नंबर 3 एंड 4 के भी हम देख लेते हैं ऑब्जेक्शंस। 3 में तो केवल एक ही करेक्शन है, बाकी पूरे 19 क्वेश्चन सही है यहाँ पे। और क्वेश्चन भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। बोला गया डोमेन ऑफ कॉस एक्स इज, फिर ABCD 4 ऑप्शन गिवन है। तो सिंपल सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें पता है कि कॉस का डोमेन तो R होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो मिलती है आपको -1 से 1 के बीच में। बट इसी की जगह अगर हम यहाँ पे इन्वर्स लगा देते हैं, सपोज कॉस इन्वर्स एक्स, तो फिर ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर भी जो गिवन था C ऑप्शन वो भी सही है कि डोमेन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू -1,1, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे cos x अगर प्रिंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत होगा। आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फिर ऐसे सेक्शन नंबर 4 है हमारा, इसमें बोला गया व्हाट आर द मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ अ क्लाइंट फॉर ग्रुप या क्लाइंट्स ग्रुप। तो क्लाइंट्स ग्रुप हमें पता है कि एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और उनमें जो आइडेंटिटी के अलावा जो भी 3 एलिमेंट होते हैं उन सबका ऑर्डर क्या होता है, 2-2 होता है, यानी सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं एलिमेंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला गया, मैक्सिमल सब ग्रुप, और फिर ऑप्शन दे रखे थे ABCD, और उसमें से मेरे ख्याल से शायद B आंसर आपको गिवन था कि E, C इसका मैक्सिमल सब ग्रुप होगा। यहाँ पे हम मैक्सिमल सब ग्रुप की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। कैसे,
हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब मैक्सिमम सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G जो प्रॉपर सब ग्रुप, नंबर 1 जो मैक्सिमम सब ग्रुप होता है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है। अब किस टाइप का प्रॉपर सब ग्रुप? सच दैट नो प्रॉपर सब ग्रुप के कंटेन H स्ट्रिक्टली। मैक्सिमम सब ग्रुप एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप होता है जिसको कोई और प्रॉपर सब ग्रुप कंटेन नहीं करता है स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। सच दैट नो प्रॉपर सब ग्रुप के कंटेन्स H स्ट्रिक्टली। तो फिर वो जो सब ग्रुप होगा वो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे K4 के अंदर केवल 5 ही सब ग्रुप होते हैं टोटल, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जिसमें से ये जो दोनों होते हैं वो तो होते हैं इम्प्रॉपर यानी ट्रिवियल सब ग्रुप, और ये जो 3 होंगे वो होंगे प्रॉपर सब ग्रुप। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ये जो तीनों प्रॉपर सब ग्रुप है, क्या इन तीनों को या क्या ये तीनों किसी न किसी प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर कंटेन है? तो ऐसा नहीं है। ये जो कंटेन है वो K4 के अंदर कंटेन है, बट K4 तो क्या है हमारा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो इस वजह से ये जो तीनों होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे? मैक्सिमम सब ग्रुप। तो ये इसका रीजन होगा, और इस पर आप इजीली यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब सेक्शन नंबर 5 में भी है करेक्शन, वो देख लेते हैं। अब ये सेक्शन नंबर 4 में एक और करेक्शन था, वो भी हम देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था P ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप G इज़ पॉसिबल। ABCD आंसर भी P की फॉर्म में गिवन था, और आंसर C यहाँ पे करेक्ट गिवन था P+3। मीन्स इसका मीनिंग है कि P+3 सब ग्रुप्स फिर P ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप G इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग हुआ। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट सा है। यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे कंप्लीट नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नॉन साइक्लिक ग्रुप, इसका मीनिंग है कि वो जो ग्रुप है वो एबिलियन हो सकता है या नॉन एबिलियन, दोनों हो सकता है, बट साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे क्लाइंट-4 ग्रुप, जस्ट अभी हमने इससे पहले देखा था। वो एक एबिलियन ग्रुप तो होता है, बट वो क्या साइक्लिक नहीं होता है, और इसके टोटल सब ग्रुप कितने थे? 5। तो अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में कि नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो या तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर गिवन होना चाहिए था, तो फिर हम यहाँ पे बता पाते कि उसके सब ग्रुप कितने होंगे। तो ये जो थ्योरी है वो कुछ क्लियर नहीं है, या फिर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन की। सो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना मुझे इस क्वेश्चन में लगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन गलत होना चाहिए, इसमें कुछ सही नहीं है। अब सेक्शन नंबर 5 में आते हैं। तो सेक्शन नंबर 5 में एक ये क्वेश्चन जो है वो जो ऑप्शन है इसकी वजह से गलत है, बाकी पूरा इसमें सब कुछ सही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ठीक है, बट जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे -पाई आयोटा दे दिया। जो इस टाइप के जो आंसर्स हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलते हैं। वेक्टर कैलकुलस में कभी भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसे आंसर्स नहीं मिलते हैं जिसमें आयोटा भी आए, ठीक है ना। तो आंसर जो C गिवन था वो भी सही था, बट अगर यहाँ से अगर आयोटा हटा देते हैं अपन तो फिर आंसर हमारा पाई सही था, बट आयोटा लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या सही आंसर होगा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो यहाँ पे गिवन था सर्कल, वो सर्कल 3D में गिवन है। दिस सर्कल यानी एक ये सिलेंडर होगा, और सिलेंडर इस प्लेन से कट होगा Z=1 से। दैट में सरफेस तो क्या है हमारे ओपन, और जो बाउंड्री है वो क्या है? क्लोज। तो हम यहाँ पे स्टोक थ्योरम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें कर्ल ऑफ F फाइंड करना होगा। आई फैक्टर आपको गिवन था YZ यहाँ पे जब कर्ल फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा। अब स्टोक थ्योरम क्या होता है कि दिस लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ F.n इंटू ds। ये कर्ल हमने लिख दिया। अब जो सरफेस है उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? Z=1 है तो वो क्या होगा? k, तो वो मैंने k इंटू ds लिख दिया। अब जो ds होता है वो यहाँ पर अपन को प्रोजेक्शन लिखना होता है dx dy अपॉन, अगर हम xy प्लेन में निकाल रहे थे n_k। तो इस वजह से ये तो क्या बन जाएगा? dx dy के इक्वल। अब ये जो मैंने -z लिखा हुआ वो -z नहीं आएगा, हमारे पास डबल इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा। अब जो z है, z की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे, तो ये आंसर बेसिकली ये आना चाहिए हमारे पास -पाई r²। दैट में आंसर क्या मिलना चाहिए आपको? -पाई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी -पाई। और यहाँ पे आंसर क्या गिवन था अपने को? C ऑप्शन। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फिर सबसे पहले तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि आंसर में आयोटा गिवन है, और आयोटा हमारे जो वेक्टर कैलकुलस उसमें नहीं आता है, तो दिस ऑप्शन था रॉन्ग। अब उसका सही सोल्यूशन आपको अटैच करना है, तो आप सही सोल्यूशन ये यहाँ पे लगा देना, ठीक है ना। तो ये मेरा कोडिंग यहाँ पे जो मैं 5-6 क्वेश्चन बताया वही केवल यहाँ पे करेक्शंस के लिए होंगे। अब इसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि क्यों उन क्वेश्चंस में करेक्शन है या नहीं है,
ठीक है ना। तो ये आपकी 5 शिफ्ट आज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप मुझसे कमेंट में ये भी पूछ सकते कि मैम ईजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट कौन सी थी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो 13 का जो मैंने आज पेपर सॉल्व करवाया, 13 की जो सेकेंड शिफ्ट है ये 5 में से सबसे ईजी शिफ्ट थी। क्यों ईजी थी? क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, केवल हमें पढ़ के टिक लगाना था, उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन केवल 8-10 थे, बाकी सारे के सारे जो 80 to 85 क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और सिंपल भी थे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं थे। रिजल्ट भी ईजी पूछे गए थे। उसके बाद अगर ज़्यादा ईजी हम सबसे ज़्यादा ईजी तो ये था, उसके बाद अगर सेकंड लेवल पे हम पूछें या सेकंड नंबर पे तो 13 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वो भी ईजी शिफ्ट थी, बोल सकते हैं हम उसको। अब जो सबसे टफ शिफ्ट थी वो थी यहाँ पर 10 तारीख वाली, जो आपकी 3rd नंबर की शिफ्ट हुई थी 4:30 to 6:30। वो सबसे हम यहाँ पे टफ शिफ्ट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन, नॉट सारे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर कुछ ऐसे पोलर ग्राफ पूछे गए थे जो हम जनरली बीएससी में नहीं पढ़ते। एमएससी में तो हम पढ़ते नहीं है, बट बीएससी में भी हम उनको नहीं पढ़ते हैं पोलर ग्राफ को, और उनकी शेप पूछी गई थी। ऐसा कई सारे क्वेश्चन थे उसमें कि इन पोलर ग्राफ की क्या शेप होंगी, और कई सारे क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी और कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी थी। ऐसा नहीं कि 1 या 2 स्टेप में आपको आंसर मिल रहा हो। तो इस वजह से ये वाली जो शिफ्ट है हम बोल सकते हैं कि 5 में से सबसे टफ थी, और 5 में से जो सबसे ईजी शिफ्ट थी वो सेकंड, और उसके बाद जो थोड़ी सी ईजी थी वो फर्स्ट। तो ये मेरा एनालिसिस है यहाँ पे ईजी और टफ का। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।